जय हिंद। मैं सुरेश के एम खंड अधिकारी रिया बड़ी आप लोगों के सामने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि एज ए उपखंड अधिकारी के रूप में जब मैंने ज्वाइन किया रिया बड़ी, यहाँ भी उसी तरह की समस्या आ रही है जिस तरह की समस्या मैंने पूर्व उपखंड में जो फेस की है वैसी समस्या सामने आ रही है। समस्या में मुख्य रूप से मुद्दा यह आता है कि हमारा नाम खाद्यान्न सुरक्षा में नहीं जुड़ा हुआ है। हमारा नाम, हम पात्र लोग हैं फिर भी हमारा नाम नहीं जुड़ा है, जबकि अपात्र लोग जो बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, या फिर सरकारी जॉब में होने के बावजूद उनका नाम जुड़ा हुआ है। और इस समय जो लॉकडाउन की जो कंडीशन है, जो समस्या है, कोविड-19 की जो समस्या है, उस समस्या के परिप्रेक्ष्य में ये राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा एक मजबूत स्तंभ के रूप में सामने आ सकती है। यदि इसकी जो कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर उसको समाधान कर लें तो मैं ये मानता हूँ कि ये विश्व की एक अच्छी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सुविधाओं को एक पात्र व्यक्ति के पास पहुँचाना है। मैं इसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा थोड़ा सा कि मैं सुरेश के हम पूरे राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 को नाम काटने के रूप में एक प्रोसेस चलाना में या इनोवेटिव करने का पहला व्यक्ति, पहला एसडीएम मैं खुद ही हूँ। मैं जायल एसडीएम के पद पर रहते हुए मैंने इस काम को यूटिलाइज किया है, इम्प्लीमेंट किया है, और लगभग मैंने 2,33 लाख रुपए की रिकवरी भी मैंने निकाली है। मैंने इस योजना में पूरा डीपली अध्ययन किया है मैंने, और इसके पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, सरकार जो भी योजना चलाती है वो पात्र लोगों को लाने के लिए चलाती है। सरकार का मोटो उद्देश्य है, वेलफेयर का उद्देश्य होता है। सरकार ये चाहती है कि जो भी सुविधा है पात्र लोगों के पास पहुँचे, और गैर पात्र लोग ये इन प्रकार कैसे भी इस योजना में शामिल हो जाते हैं, उस योजना के संबंध में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 75% ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 50% लोगों को इसमें शामिल करने की बात की है। और 50% में जो शामिल होंगे उसमें जो कम से कम 31 इंक्लूसिव की प्राथमिकता श्रेणी दी है, चाहे वो अंत्योदय परिवार से बिलोंग करने वाले हो, या बीपीएल फैमिली से हो, या स्टेट बीपीएल फैमिली से हो, या अन्नपूर्णा से हो, या विभिन्न प्रकार की जो योजना जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, एकल नारी योजना, विशेष योग्य जन योजना, या फिर नरेगा में 100 दिन का काम करने की योजना, या फिर भूमिहीन कृषक हो, या बंधुआ मजदूर हो, सीमांत कृषक हो, या श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो, अनाथालय में रहने वाला व्यक्ति हो, कुष्ठ रोगी हो, कचरा बीनने वाला व्यक्ति हो, साइकिल रिक्शा चालक हो, या कूली हो, या कुष्ठ रोगी हो, या फिर वन अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले आदिवासी वनवासी परिवार हो, या आस्था कार्डधारी व्यक्ति हो, या फिर SC/ST अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति हो, या फिर विभिन्न प्रकार की जो सरकार की योजना, जो वेलफेयर योजना, उसमें शामिल होने वाला व्यक्ति इसकी पात्रता रखता है। लेकिन सरकार ने इस पात्रता के साथ साथ कुछ बहिष्कृत श्रेणियां भी रखी है। साथ में ये भी कहा है यदि कोई व्यक्ति पात्र है और इस 6 श्रेणियों में आता है तो वो पात्र होने के बावजूद भी वो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम का पात्र नहीं बन सकता। तो सरकार ने 6 श्रेणियां बताई है। पहली श्रेणी का नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली श्रेणी का तात्पर्य है कि एक श्रेणियों में जो बहिष्कृत श्रेणी वो परिवार को परिभाषा बनी है, और परिवार की परिभाषा में 3 पीढ़ी वाले लोग आते हैं, मतलब दादा, पुत्र और पोते। इन तीनों को मिलाकर परिवार की परिभाषा बनती है। इस परिवार में पहली जो बहिष्कृत श्रेणी की जो परिभाषा दी है उसमें पहली बात ये कही है, ऐसा परिवार जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य इनकम टैक्स दाता ना हो। यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स दाता हो तो उसका नाम खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम में नहीं जोड़ा जा सकता।
दूसरा व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति को कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है या फिर वो पेंशनधारी है तो वो पात्र नहीं होगा। तीसरी श्रेणी का नाम है, यदि किसी परिवार के किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाला वाहन है और उसका यूज जीविकोपार्जन के अलावा किया जाता है, लग्जरियस वाहन है, ट्रैक्टर या फिर अपना टैक्सी या फिर पिकअप समथिंग जो वाणिज्यिक प्रयोग में आती है, उस वाहन के अलावा कोई वाहन है तो वो परिवार भी खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम में शामिल नहीं होगा। चौथी श्रेणी इसमें ये कहा कि वो लघु कृषक श्रेणी से ज़्यादा जमीन उसके पास नहीं होनी चाहिए। लघु कृषक श्रेणी की परिभाषा में आता है, यदि कोई व्यक्ति असिंचित भूमि है उसके पास, तो उसके पास 40 से 42 बीघा जमीन हो तो वो उसका पात्र नहीं होता। और यदि वह उसके पास सिंचित कृषि भूमि है तो वह व्यक्ति पात्र है। जैसे उसके पास सिंचित कृषि भूमि 10 बीघा से 12 बीघा जमीन है तो वो उसमें पात्रता नहीं रखता। और पांचवी जो श्रेणी सरकार ने जो डिसाइड की है वो श्रेणी ये, यदि किसी परिवार के सदस्यों की कुल आय, वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक होती है, वो पात्र नहीं माना जाएगा। और लास्ट श्रेणी ये कहा है कि यदि उसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फुट या फिर 225 वर्ग गज का मकान है, पक्का मकान है, तो वो व्यक्ति पात्र नहीं होता। ये तो वही पात्रता की श्रेणियां। अब मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा जो मैंने इंप्लीमेंट किया है जाल के उपखंड रहते हुए, कि उनको किस प्रकार अपात्र लोगों को बाहर रखा जाए और पात्र लोगों को नाम जोड़ा जाए। उस श्रेणी में मैंने एक अध्ययन किया था, हमारी टीम बनाई थी, मैंने पूरी टीम ने रिसर्च किया था। उस रिसर्च का कुछ मेन मेजरमेंट्स जो सामने आते हैं मैं उसके सामने आपको जिक्र करना चाहूंगा कि पहला पर एक चीज मैंने आपको 6 बहिष्कृत श्रेणी में, पहली श्रेणी में आपको कहना चाहूंगा, यदि कोई परिवार में कोई भी सदस्य गवर्नमेंट कर्मचारी है या पेंशनधारी है तो वो व्यक्ति पात्र नहीं होगा। ये जानकारी हमें ग्राम पंचायत के माध्यम से या फिर राशन डीलर के माध्यम से या पटवारी के माध्यम से या कोई भी मौजूद व्यक्ति हमें वो सूचना दे सकता है कि ये व्यक्ति इस परिवार में गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ है, फिर भी ये राशन कार्ड में ऑनलाइन करवा रखा है और ये पात्रता नहीं रखता, तो उसका नाम आप हमें बिल्कुल दे सकते हैं। दूसरी श्रेणी में मैंने ये कहा कि परिवार के सदस्यों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक ना हो। इसके लिए कोई भी परिवार अपना सामने आके नहीं बोलता कि मेरी इनकम इतनी है। हर परिवार ये कहता है मेरी इनकम बहुत कम है। तो उसके लिए इसको जानने का साधन ये हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी ने केसीसी ली है, अगर उसने केसीसी 2 लाख 4 लाख 5 लाख ली है तो वो उसका इंस्टॉलमेंट बिना 1 लाख रुपए की इनकम से वो भर ही नहीं सकता। साथ ही अगर उसके पास सिंचित कृषि भूमि है तो उसके पास बिजली का बिल जो जारी करता है उसके द्वारा भी इसकी जानकारी ली जा सकती है। कुल मिलाकर ये तहसीलदार के द्वारा या फिर बिजली विभाग के द्वारा बिल के माध्यम से इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात आती है लघु कृषक श्रेणी, मतलब ये जो 40 से 42 बीघा जमीन असिंचित भूमि और 10 से 12 बीघा सिंचित कृषि भूमि, जो नागौर क्षेत्र की बात की जाए तो वो भूमि का जानकारी हमें तहसीलदार और पटवारी के माध्यम से प्राप्त की जाए। तहसीलदार और पटवारी अपने गिरदावरी और जमाबंदी के माध्यम से जो जिस व्यक्ति के नाम पे जमाबंदी में इतना बीघा भूमि है वो लिस्ट निकाल के डिटेल बना के उपखंड कार्यालय में जमा करा सकता है। उसके माध्यम को वेरीफाई करके उसका नाम उस पात्रता से निकाल दिया जा सकता है। चौथी चीज आती है 4 पहिया वाहन। इसकी जानकारी हमारे डीटीओ साहब या जिला परिवहन अधिकारी अपने क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने रजिस्टर्ड करवा रखा है व्हीकल, उस व्हीकल की सूचना हमें मिल सकती है। साथ साथ में जो मौजूद व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो कंप्यूटर चलाता है, मोबाइल चलाता है, वो व्यक्ति ई वाहन ऐप के माध्यम से नाम और उसका गाड़ी का नाम, गाड़ी का जो एड्रेस है RJ 23 RJ 21 समथिंग डाल के उसका वेरिफिकेशन करता है ये गाड़ी इसके नाम की है या नहीं। अगर उसके नाम की होगी है तो आप उसके नाम और उसका एड्रेस और उसके गाड़ी नंबर के साथ साथ डिपार्टमेंट को पहुंचा सकता है, हम उसका नाम काट।
अगली बात आती है रिहायशी मकान, जो 2000 वर्ग फुट या 225 वर्ग गज का मकान है। ये हमारे ग्राम पंचायत के मौजूद व्यक्ति या ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक हमें इससे अच्छे से हमें सूचना प्रदान कर सकता है। और सबसे बड़ी बात आयकर दाता है, इसमें हम सीधी बात है इनकम टैक्स दाता पैन कार्ड के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई पैन कार्ड की डिटेल हमें कोई देता नहीं है। फिर भी हम सरसरी नज़र से ये देख सकते हैं कोई वकालत करता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर डॉक्टर है या प्राइवेट प्रैक्टिस करता है या फिर कोई बड़े बड़े शोरूम का मालिक है, कोई इंडस्ट्री चलाता है, बड़ा बड़ा शोरूम चलाता है, वो व्यक्ति भी इस श्रेणी में आने लायक नहीं है। कुल मिला के मेरा ये मानना है कि इस योजना का फायदा पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। सरकार हमेशा पात्र व्यक्तियों के लिए ही संचालित की जाती है और जो गलत तरीके से जो जुड़ते हैं वो कानूनी नजरों में भी दोषी हैं, साथ साथ ऊपर वाले के भी दोषी हैं कि वो जो गैर तरीके से जो पात्रता नहीं रखने के बावजूद ही वो इस श्रेणियों में जुड़ते हैं, योजना का फायदा लेते हैं। वो जब कयामत का दिन आएगा या फिर कायनात का दिन आएगा तब वो अपना हिसाब किताब उसे देना पड़ेगा, पाप पुण्य का हिसाब उसे देना पड़ेगा। कुल मिला के इस श्रेणी का इस वीडियो बनाने का औचित्य ये है कि हमारे साथ ये जान सकें कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, पहला कदम कैसे बढ़ाना है, क्योंकि पहला कदम भी इम्पोर्टेंट है और हम सरकार के चेहरे हैं, सरकार की नाक और कान है और आँख है। अगर हम भी इस योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो जनता का सरकार से विश्वास उठ जाएगा। उस विश्वास को कायम रखने के लिए हमें विभिन्न योजनाओं में अनियमितता को समाप्त करना होगा और योजनाओं को संचालित करना होगा अच्छे तरीके से, ताकि पात्र व्यक्तियों को वो योजना का फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।